नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। नाइन्थ की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है उसको आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सॉरी मैं रेगुलर नहीं ला पाता हूँ एनसीईआरटी के वीडियोस के लिए, सॉरी। जल्द ही सब कुछ अपना फिर से पैटर्न पर आ जाएगा। और नाइन्थ का एनसीईआरटी 11th का भी मुझे पता है, उसका कुछ चैप्टर बाकी है अभी, वो भी मैं कंप्लीट करवाऊँगा। मॉडर्न भी मैं पढ़ाऊँगा, पॉलिटी भी पढ़ाऊँगा। अपने पास समय है तो सब कुछ मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन मेरे पढ़ाने से ज़्यादा आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं स्पून फीडिंग कभी नहीं करवाता हूँ, क्योंकि वो संभव ही नहीं है कि सिविल सर्विसेज में आपको कोई कर देगा, धर देगा, फिर आप बोलोगे मेरी प्रभुता देख लो। ऐसा नहीं होता है, आपको खुद से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये नाइन्थ की एनसीईआरटी की पुस्तक है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी ऐप भी गूगल प्ले पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको हिंदी इंग्लिश सब में मिल जाता है। आपको इसमें कितने चैप्टर हैं उन चीज़ों को सबसे पहले देख लेते हैं और एक एक करके आज से शुरू करते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी, भारत का जो भूगोल है ना, वो आपके लिए इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी आपका कंप्लीट करवाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें भारत की ज्योग्राफी है, भारत के बारे में जानकारी है, उसका विस्तार क्या है, उसका भौतिक स्वरूप क्या है, अपवाह तंत्र क्या है, जलवायु क्या है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और यूपीपीएससी का पेपर अगर आप पीटी का देखे होंगे या बीपीएससी पीटी का भी देखा होगा या यूपीएससी का देखा होगा आपने, मैं 2 स्टेट पीसीएस और 1 यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, उसमें जाकर आप देखिएगा। आज से जो मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो आपको बहुत सारे सवाल 9th 10th 11th 12th से सवाल से मिलेंगे। 8 के एनसीईआरटी से भी एक सवाल आया था, 2020 में कॉपी पेस्ट हुआ था, जो मैंने पिछले ज्योग्राफी के वीडियो में बताया था। अब ये वीडियोज आपको कहाँ मिलेंगे? तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट होगा। थंबनेल पर स्पष्ट लिखा रहता है 9th की ज्योग्राफी है या 10th की है या 11th की है, या अभी तो 6ठी से 9th पर हम लोग आ गए हैं। थंबनेल पर स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा, एक सीक्वेंस में लेक्चर रहेगा, उसको आप देखिएगा। पहले के भी लेक्चर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा ज्योग्राफी पढ़ने में। ओके, पहला चैप्टर क्या है बंधुओं? तो आकार व स्थिति है। दूसरा है भारत का भौतिक स्वरूप। तीसरा है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम। अपने देश का जितना पानी आता है, अपने देश में जितना पानी बाहर जाता है, उस सब का एक सिस्टम है पूरे देश लेवल पर। आपके घर में भी ड्रेनेज सिस्टम होगा, कहीं हैंडपंप होगा, उससे एक नाली बहती होगी, ये क्या है? तो आपके घर का ड्रेनेज सिस्टम है ना। उसी प्रकार से देश का भी ड्रेनेज सिस्टम होता है। नदियाँ हैं, नहरें हैं, तालाब है, ये सब मिलकर ड्रेनेज सिस्टम बनते हैं अपने देश में, है ना। तो ये सारे के सारे भी हम लोग कवर करेंगे। जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी कौन कौन से रहते हैं, जनसंख्या भी आपको पढ़ाऊंगा। ओके, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जनसंख्या का पिरामिड पढ़ाया था, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़िएगा उसको। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज से फिर से 9th की ज्योग्राफी से, एक एक करके देखते चलेंगे। पहला क्या है? भारत, आकार व स्थिति। ये दुनिया का आपको मैप दिख रहा होगा, इसमें भारत कहाँ पर दिख रहा है आपको? ये रहा अपना देश, छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा भारत, ठीक है। अब आप देखिए विषुवत कहाँ से गुजर रही है? यहाँ से। क्या कर्क रेखा भारत से गुजरती है? बिल्कुल गुजरती है, ऐसे कर्क रेखा गुजरती है, कभी भी सीधी नहीं होती है कर्क रेखा, है ना। उसके बाद से मकर रेखा ऐसे होती है, ठीक है, इस प्रकार से होती है। तो इसको ध्यान में रखिए, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो मैंने क्या बताया था ट्रिक आपको याद करने के लिए? मित्र पर गमछा होगा, झार, है ना। मित्र पर गमछा झार। इसमें अगर आप देखेंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान सारे के सारे आ जाते हैं, है ना। एमपी, पश्चिम बंगाल, ये सारे आपको दिखेंगे इसे। मित्र पर गमछा झार कितने राज्य से गुजरते हैं ये अब आप मुझे बताएंगे। 7 है, 8 है, 6 है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं अक्षांश और देशांतर से। भारत एक विशाल देश है, उससे भी पहले कुछ लिखा हुआ है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, ये तो पता ही होगा। प्राचीनतम संस्कृति हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय में, जिस समय में दुनिया वाइकिंग्स और बर्बर हुआ करती थी, उस समय में एक सुस्पष्ट सुसभ्य शहरीकृत सभ्यता थी अपने देश में। अर्बनाइजेशन था, देश का पहला अर्बनाइजेशन किसको माना जाता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन माना जाता है। दूसरा अर्बनाइजेशन कब होता है? तो 620 ईस्वी में, जब आपको मौर्यों का फेज दिखता है, मौर्य नहीं मगध का फेज दिखता है, महाजनपदा का जो काल इंग्लिश में बोलते हैं, उस समय में आपको दिखता है। उसके बाद फिर तीसरा जो शहरीकरण है वो बहुत बाद में जाकर होता है। तो 2 अर्बनाइजेशन भारत में बहुत पहले हो चुके हैं, इसलिए भारत, मिस्र और चीन की पुरानी सभ्यता, मेसोपोटामिया की पुरानी सभ्यता, ये सब दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक में मानी जाती। पहला लाइन कंप्लीट हो गया। पिछले 5 दशक में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है।
1947 में जब ब्रिटेन हमें छोड़ के गया था तो अपने देश की लिटरेसी 10% से कम थी। अपने देश को उन्होंने जैसे कपड़े में से पानी नहीं निचोड़ते ऐसे ही निचोड़ कर भारत को लेकर चले गए थे, और 75 सालों में ब्रिटेन की इकॉनमी को पीछे करके हम दुनिया के 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए। तो ये है हमारी पोटेंशियल। अगर हमारा देश कभी गुलाम नहीं होता तो आज तो हम अमेरिका के समतुल्य खड़े होते गुरु। हमारे अंदर उतनी पोटेंशियल है, हमारी भूमि दुनिया की सबसे उपजाऊ भूमि है, हमारे यहाँ के लोगों की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, हर चीज़ से हम समृद्ध हैं। ठीक है, हाँ कुछ खामियां भी अपने देश में, कुछ कमियां भी हैं, गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, महिलाओं के साथ भी स्थिति अच्छी नहीं होती, कुछ जातिगत भेदभाव भी होता है, लेकिन खामियां कमियां दुनिया के हर देश में मौजूद होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आज़ाद भारत जब हुआ तब हमारे यहाँ पर मताधिकार सार्वभौमिक रूप से लागू किया गया, सब मत दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के आंदोलन के पश्चात वहाँ पर काले लोगों को वोट करने का अधिकार दिया गया है। तो सभी देशों में समस्याएं होती हैं। आगे बढ़ते जाते हैं। कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थिति क्या है? भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर यहाँ पर होगा 8 डिग्री, ठीक है, से 37 डिग्री 6 मिनट तक यहाँ तक जा सकते हैं आप। उत्तरी अक्षांश वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक देशांतरीय विस्तार है। देखिए इसको कहा जाता है देशांतरीय विस्तार। पूर्व से पश्चिम की तरफ में विस्तार को देशांतरीय विस्तार कहा जाता है। दो देशांतर के बीच के क्षेत्र को गौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बंधुओं? मैंने पढ़ाया था ज्योग्राफी में ही। ये जो क्षेत्र दिख रहा है इसको गौर कहा जाता है। और दो अक्षांश के बीच का क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, इसको कटिबंध कहा जाता है। इसके और इसके बीच के क्षेत्र को गौर कहा जाता है और इसके बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। अक्षांश तो देशांतरीय विस्तार भारत का याद हो गया, याद कर लीजिएगा, पूछेगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस में इसकी सहायता से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार दिखेगा और यहाँ पर आपको लक्षद्वीप दिखेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा हिमालय का ही भाग है। बंगाल की खाड़ी में से सारे पानी को हटा दीजिए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको हिमालय के जैसे पहाड़ दिखेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही विस्तार है। ये जो यहाँ से हिमालय ऐसे ऐसे बढ़ी है तो वही इसका विस्तार है, ठीक है। वो अगर बंगाल की खाड़ी में से सारे पानी को आप हटा देंगे तो वहाँ पर आपको पहाड़ियाँ दिखेंगी, क्लियर। लेकिन लक्षद्वीप जो है इसका निर्माण कोरल रीफ से हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। यहीं पर ग्रेट निकोबार के नीचे एक इंदिरा कॉल था, वो क्या हो गया? पानी में डूब गया, ठीक है। 2004 में सुनामी आई, पानी में डूब गया वो। भारत के वहाँ पर कोई रहता नहीं था, छोटा सा द्वीप था हमारा। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? आगे आ जाइए। भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 6 बड़े देश कौन से हैं आप मुझे बताएंगे? ओके, 6 बड़े देश मुझे बताइए। सबसे बड़ा देश कौन सा है दुनिया में? रूस है, फिर कनाडा है, कनाडा बोलते हैं इसको, पंजाबी लोगों ने कनाडा का नाम कनाडा कर दिया। उसके बाद से कौन देश है ये मैंने बताऊँगा, आप मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 देश पता होना चाहिए भाई। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर की है। समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516 किलोमीटर है। समुद्री रेखा हमारी कितनी लंबी है? 7,516 किलोमीटर। UPPSC 2018 PT का ये सवाल है, 7,516 किलोमीटर। डायरेक्ट उसका सवाल पूछ लिया गया था, देख सकता है, पेपर उठा के देखिएगा। मैं ऐसे ही हवा में बात कभी नहीं करता। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। ये तो आपको पता ही होगा भाई। नवीनतम बलित पर्वत कौन सा? हिमालय है, बस बात खत्म। दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। ये सब क्या है? ये सब जो आपको दिख रहा है ना, उसी को लिख दिया है इन्होंने। आपको नहीं दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इन्होंने लिखा है कि इधर वलित पर्वत है, तो कोई नई बात है कि हमें पता ही है यहाँ हिमालय है। इन्होंने लिखा है कि दक्षिण का ये जो है ये ऊपर में तो चौड़ा है, नीचे जाके सकरा हो रहा है, ट्रायंगल नुमा है। ये भी सच है, ये भी तो हमें पता ही था, कोई नया चीज़ इन्होंने थोड़ी ना बताया, ये भी पता ही था। ओके, चलिए आगे बढ़ते। चित्र को ही इन्होंने शब्दों में लिखा है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, ये सब बता दिया आपको मैंने।
अरब सागर कहाँ है? तो पश्चिम में है, और पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्वी पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत को मानक यमोत्तर माना गया है। 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरती है, उसको क्या माना गया है? उसको मानक समय का रेखा माना गया है। उसी से हम अरुणाचल प्रदेश में भी समय का डिसाइड करते हैं और उसी से गुजरात में भी समय का डिसाइड करते हैं। इसीलिए 6 बजे सुबह में अरुणाचल प्रदेश में लोग नाश्ता पानी करके बैठे होते, गुजरात में लोगों के लिए रात होता है वो, क्योंकि 2 घंटे का फर्क पड़ता है। लेकिन भारत सरकार की घड़ी दोनों जगह एक ही होगी, इसलिए कई बार नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग टाइम जोन की भी मांग करते। वो बोलते हैं कि हमारा स्कूल यहाँ 10 बजे से शुरू होता है, तो हमें तो लगता है दोपहरिया में स्कूल जा रहे हैं हम, है ना। 10 बजे में हो सकता है बिहार और दिल्ली के लिए और गुजरात के लिए सुबह हो रहा हो, या सुबह के बाद का थोड़ा सा वक्त हो, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में दोपहर हो जाता है 10 बजे में। वहाँ पर तो 4 बजे में बिल्कुल उजाला हो जाता है, 4 बजे सुबह में, और 4 बजे शाम में वहाँ पर सूर्य डूब जाती है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, समय के अंतर के कारण कई बार नॉर्थ ईस्ट के लोग बोलते हैं कि हमें एक अलग टाइम जोन अलॉट कर दीजिए। बहुत सारे देश, रूस में बहुत सारे टाइम जोन है, फ्रांस में भी बहुत सारे टाइम जोन है, अमेरिका में भी अलग अलग टाइम जोन है। टाइम जोन का मतलब होता है टाइम अलग अलग होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। चलिए ठीक है, अगला क्या है? हाँ, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों है? बताइए मुझे। सोचिए कभी कि क्यों अवधि में दिन और रात के कन्याकुमारी और कश्मीर में अंतर है। कन्याकुमारी और कश्मीर में अंतर क्यों है दिन और रात की अवधि में? भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों को और पूर्वी में एशियाई देशों को मिलाता है, भारत बीचों बीच में इसके स्थित है। ओके, देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाया हुआ है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ गया है, जिस महासागर को कहा जाता है इंडियन ओशियन। दुनिया में ऐसा कोई भी महासागर, ऐसा कोई देश नहीं जिसके नाम पर किसी महासागर की स्थिति का नाम पड़ा हुआ हो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका जैसे लगेगा कि हाँ ये देश की स्थिति जैसी है ना इसमें, वैसी किसी की भी नहीं। हमारा कोस्टल लाइन हिंद महासागर में काफ़ी आगे तक बढ़ा हुआ है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है। हम इधर से जाने वाले इधर जाने वाले दोनों के बीचों बीच में पड़ते हैं, जिसका हम लाभ उठा सकते हैं अपने समुद्री उद्योग को, अपने समुद्री पत्तनों को विकसित करके। सिंगापुर क्यों पैसा कमा रहा है भाई? वो क्या है, तो पोर्ट ऑफ कॉल है। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े जो जहाज वो यात्रा करते हैं ना, उनको 6-6 महीने, 4-4 महीने, 3-3 महीने की यात्रा करनी पड़ती है, तो वो बीच में रुकते हैं, पानी वानी भरते हैं, भोजन भरते हैं जहाज पर, फिर चलते हैं। तो इसको पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। जैसे होनोलुलु कहाँ पर है? तो हवाई में है होनोलुलु, वो भी पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। तो भारत सरकार को भी चाहिए था कि भाई सिंगापुर जैसा एक क्यों ना पोर्ट सिटी हमने डेवलप किया। कोची पोर्ट क्यों इतना ज़्यादा फेमस है? क्योंकि यहाँ से कोई तेल लेके जाता है तो वहाँ रुक सकता है कोची पोर्ट पर। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, संभावनाएं हैं। हमारी स्थिति इतनी अच्छी है हिंद महासागर में, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग पोर्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। जो मैं नाम लेता हूँ ना पोर्ट ऑफ कॉल वगैरह को, इनको ध्यान में रखिएगा, है ना। होनोलुलु का मैंने नाम लिया, एक बार पूछा गया था उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में, ये सब पढ़ दिया मैंने, ये सब पढ़ दिया। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा ऐसी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच में दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। कितने किलोमीटर? 7000 किलोमीटर कम हो गई। नहीं तो पहले हमें कहाँ से जाना पड़ता था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में। या स्वेज नहर कब बना? उसी समय बना था। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि स्वेज नहर कब बना था। देखिए पहले हमें अगर यूरोप जाना होता तो हम कैसे जाते थे, ठीक है। वास्को डिगामा भारत कैसे आया था? यहाँ से चला था, ऐसे ही आया था वो, बिल्कुल तट के सहारे चलते यहाँ से वो भारत आया था, ठीक है। हम कैसे जाते थे? हम भी ऐसे ही जाते थे। लेकिन जब ये बन गया तो बस यहाँ से यहाँ देखो कितना कम दूरी हो गया। ये पूरा अफ्रीका घूमने के हमें कारण नहीं पड़ेगा, अब ज़रूरत नहीं है ना। तो 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। उसी प्रकार से आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जैसे पहले जब पनामा का नहर नहीं बना था, यहाँ पर मध्य अमेरिका में पनामा का नहर स्थित है, तो यहाँ से यहाँ बड़ी स्तर पर माल भेजने के लिए इतना घूमना पड़ता था। या तो ये पूरा पार करके जाओ,
अब वो यहाँ से सामान भरते हैं, यहाँ चले जाते हैं। यहाँ पर जहाज़ लेकर जाना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ के सीले, जो टाइटैनिक मूवी में आपने देखा वो रहता है यहाँ पर, क्योंकि क्यों कि यहाँ पर अंटार्कटिका है, उसके बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पर आ जाते हैं, जिससे जहाज़ को चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसके कारण से यहाँ पर पनामा का नहर बनाया गया था, स्वेज नहर है इसी प्रकार से। ये सब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये सब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि दुनिया में परिवहन को जोड़ने के लिए किस प्रकार से मानव ने अलग अलग तरह के अभियंत्रण का नमूना पेश किया है। उसी का एक उदाहरण है स्वेज नहर भी। स्वेज नहर बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करते, कभी देखिएगा। अब देखिए ये सवाल आपका, उत्तर से दक्षिण तक का हमारा कितना विस्तार है। विवेक एक्सप्रेस एक चलती है जो यहाँ से यहाँ तक जाती है, 7 दिन में यात्रा पूरी करती है पूरे भारत को। 3214 किलोमीटर लंबी है ये, 3214 किलोमीटर। और यहाँ पर गुजरात से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक में 2933 किलोमीटर लंबी है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसकी लंबाई ज़्यादा दिखेगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भारत का अपना मैप है, सुंदर सा, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या दिया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग आपको दर्शाया गया है, जल के थ्रू में, रोड के थ्रू में, फ्लाइट के थ्रू में आपको दिखाया गया। ओके, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वत के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। दर्रों से क्यों आते थे? क्योंकि पहाड़ को लांघना मुश्किल होता है, तो उसके बीच में छोटे छोटे दर्रे बने होते हैं। ला, जिसको जैसे आपने बुर्जिंगला का नाम सुना होगा, नाथुला का नाम सुना होगा। ला का मतलब रास्ता होता है लद्दाखी भाषा में, पहाड़ी भाषा में। जबकि समुद्री मार्ग बहुत कम ज्ञात नहीं थे, बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इसीलिए यूरोप का जो आप सुनते हैं ना, वास्को डी गामा जो भारत आया था, तो आप जो सुनते हो कि वो भारत की खोज की थी, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। भारत आने के लिए समुद्री जल मार्ग की खोज की थी उसने। स्थल मार्ग से तो हमारा यूरोप से व्यापार कब का होता रहा है, बहुत पुराना है। हमारा गुप्तों के पीरियड से भी पहले पीरियड से हमारे यहाँ स्थल मार्ग से यूरोप से जुड़े हुए हैं हम। लेकिन जब कस्तुनतुनिया पर विजय हो गया था ना ऑटोमनों का, तो तुर्की पर विजय हो गया था। वहाँ पर पहले यूरोपियनों का कब्जा था, बाद में वहाँ पर तुर्कियों का कब्जा हो गया। तो उसके बाद से उन्होंने क्या किया, अरब लोगों ने यूरोप लोगों का मार्ग बाधित कर दिया भारत आने के लिए। जबकि उनको भारत की तो ज़रूरत थी, ठंडा प्रदेश है तो उनको मसाले खाने हैं, मांस पर छिड़क करके मांस खूब सारा खाते हैं, तो उनको कच्चा जो पका हुआ मांस होता है, उबला मांस, उस पर उनको काली मिर्च छिड़क के खाना होता था। अब काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन? तो भारत। तब इसी के कारण वो खोजते 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 कहाँ पर आ गए? भारत आ गए। काली मिर्च को यवन प्रिय इसीलिए कहा जाता है। क्यों फेमस है यूरोप में भाई? क्योंकि ठंडा प्रदेश है वो, और ठंडे प्रदेश में मांस का भक्षण ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर काली मिर्च छिड़कने से उनको खाना आसान हो जाता था। ओके, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य व पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सका। जैसे जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा को यूरोपियनों अरबियों ने डेवलप किया था, अरेबियन लोगों ने। देखिए अरब को आज आप जो देख रहे हैं वो अरब नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अरब जो था वो कभी इराक का जो अभी शहर था बगदाद शहर कभी दुनिया के समृद्धतम आर्ट एंड कल्चर का और मैथमेटिक्स का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बने हैं। आज उनकी स्थिति को मत देखिए। तो वो ज्ञान विज्ञान के केंद्र हुआ करते थे, और वहाँ पर दुनिया भर के लोग इकट्ठा होते थे, धार्मिक रूप से नहीं, कोई कट्टरता नहीं थी। ऐसे लोग अपने मनमर्जी से इकट्ठा होते थे, वहाँ पर डिबेट होता था। आज के जैसे कट्टरता नहीं थी उस समय इस्लाम में भी, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके कारण से एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड कल्चर ये संभव हो पाता था, जहाँ पर दो संस्कृति के लोग रहेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। तो हमने उन्हें जीरो सिखाया, दशमलव प्रणाली सिखाया, उन्होंने अलजेब्रा सिखाया, हमने उनको ट्रिग्नोमेट्री सिखाई। तो ये सब कैसे संभव हुआ? तो भारत से अरेबियन लोगों ने सीखा, अरेबियन से यूरोपियनों ने सीखा। ठीक है, बीच में संपर्क का काम अरेबियन लोगों ने किया था। मसाला, मलमल आदि कपड़े, व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला, प्रतीक, मीनारों, गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जाता है। इसी तरह से आदान प्रदान होते थे। अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए था। क्या सवाल उठना चाहिए था? कि एक दूसरे से बात कैसे करते थे? हम तो अपनी भाषा में बोलेंगे, उस समय जो भी भाषा रही हो वो अपनी भाषा में बोलेंगे, तो संपर्क कैसे, बातचीत कैसे करते होंगे? मुझे भी आज तक इसका जवाब नहीं मिला। अगर आपके पास हो तो कृपया करके मास्टर को इनलाइटेड कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, ये डेटा बदल गया होगा तो बताइएगा मुझे कितने हो गए हैं अब।
पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार देखिए पश्चिम और पूर्वी तटों पर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी देखिएगा साथ में कि किन किन केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका किसका राज्य था। पुर्तगालियों का कहाँ पर था, फ्रांसीसियों का कहाँ पर था। पंडिचेरी में तो फ्रांसीसियों का था, बाकी जगह पर किसका था आप मुझे बताएंगे। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जरा देखिए। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं? ऐसा कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट को छूते नहीं हैं, बताइएगा मुझे। एक तो हरियाणा हो गया आपका, हरियाणा तो होगा ना। बिहार होगा क्या? बिहार का नेपाल के साथ बॉर्डर है। बंगाल होगा? नहीं होगा। झारखंड होगा क्योंकि उसकी समुद्री सीमा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं है। छत्तीसगढ़ होगा क्या? छत्तीसगढ़ तो होगा। और कौन सा हो सकता है, सोचिएगा ज़रा, मुझे बताइएगा। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। कौन कौन से उदाहरण, अर्थात उन राज्यों के एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। इस तरह से अन्य शेष वर्ग भी बनाइए, बनाकर देखिएगा। आप मुझे ये बताइए कितने ऐसे देश हैं जो कम से कम, कितने ऐसे राज्य हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल, तिब्बत, भूटान के साथ, पूर्व म्यांमार, बांग्लादेश के साथ लगती है। और सीमा की लंबाई के हिसाब से अगर आपको मैं बताऊं, एक ट्रिक है जिसमें है बचपन से MBA। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। ये सीमा पर लंबाई में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश हमारी लंबी सीमा है, उसका चाइना से, उसका पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार से, फिर आपका भूटान से, फिर आपका अफगानिस्तान से 180 किलोमीटर की लंबी सीमा है, लेकिन ये POK के क्षेत्र में पड़ता है। पाकिस्तान इस पर कब्जा किया हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ें, ये ट्रिक याद रखिएगा। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य और प्रांत रियासत थे। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासक की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्ता रूप से किया जाता था। 2 प्रकार के राज्य थे पहले भारत में। ये देखिए भारत में अलग अलग राज्य हैं। अब तो आंध्र प्रदेश में ये पुराना NCERT है, तो यहाँ पर खींच देंगे तो तेलंगाना राज्य हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप खींच देंगे तो ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये लद्दाख हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। ये पूरा आपको दिख रहा होगा। ऐसी प्रकार से राज्य है, बाकी तो और कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। बस यहाँ पर तेलंगाना राज्य है, यहाँ पर तेलंगाना, जहाँ पर कल चुनाव हुआ था, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत गई है, और वहाँ पर जो पहले शासन करे थे वो पार्टी हार गई। चलिए, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। और श्रीलंका और मालदीव कहाँ है? तो ये रहा मालदीव, जैसे लगता है किसी ने छिड़क दिया है कुछ, और ये रहा श्रीलंका, है ना। ये दोनों आपको दिख रहा होगा। ये अपना लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी चीज़ें हैं? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। सारे आपके सवाल ही हैं। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है मालदीव, लक्षद्वीप के यहाँ पर दक्षिण में स्थित है। यहाँ तक अपना लक्षद्वीप है और यहाँ मालदीव है। अपने पड़ोसी देश के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा जाए कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। आप देखिए भारत कैसे अलग दिखाई देता है। देखिए ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। यहाँ पर देखिए हमारी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये बांग्लादेश है, यहाँ पर म्यांमार है, और यहाँ पर ये चीन है। ये पूरा तिब्बत का इलाका है। यहाँ पर चीन के साथ सीमा है, यहाँ पर भी चीन के साथ सीमा है। ओके, आगे बढ़ें। अगला क्या आ गया? अगला आ गया सवाल, जिसको आपको लिखना, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? बताइए मुझे इसका आंसर। यही सवाल पूछ लेगा। बोलेंगे फिर क्या पूछ लिया। भारत की सबसे पूर्वी देशांतर कौन सी है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं नेपाल को छूती हैं। ये सारे देश, ये सारे जगह जो हैं वो नेपाल से टच करती हैं। सिक्किम की सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा नेपाली है। ये आपको नहीं पता होगा, आज मैंने बता दिया आपको। सिक्किम को भारत में शामिल जो किया गया ना, उसका कहानी कभी पढ़िएगा। BBC पर सर्च कीजिएगा, BBC हिंदी, यूट्यूब चैनल पर आपको सिक्किम के मर्ज करने की कहानी मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग। जासूसी वगैरह में अगर आपको इंटरेस्ट होगा ना, किस प्रकार से गुप्त ऑपरेशन चलाया था इंदिरा गांधी जी और PN हक्सर और 1-2 अधिकारी थे जिनको मालूम था, मात्र 4 लोगों को मालूम था कि सिक्किम को भारत में शामिल करना। उसकी कहानी पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग है। चलिए ये देखिए, अब आपको सवाल क्या क्या लिखना है। देखिए सवाल मैं जो दूंगा वो आप लिख, जैसे ज्योग्राफी का जो बेसिक सवाल होता है ना गुरु, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें टर्मिनोलॉजी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, शब्दावली। अब मैं देखिए आपको मैंने पढ़ा दिया, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है। आप कोई बच्चे भी नहीं हैं, आप ग्रेजुएशन आपका हो गया है या होने वाला है, या आप तैयारी भी कर रहे हैं। आपके अंदर एक फोबिया है नहीं लिखने का, वो कैसे भागेगा वो मैं बता रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कोई ऐसे इस तरह से बच्चों ऐसे नहीं बताता है। क्या है वो? जैसे ये सवाल देखिए क्या दिया हुआ है।
ये सवाल है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी में एक ही समय दर्शाती, स्पष्ट कीजिए। अब आप इसको लिखिए, क्या लिखेंगे इसमें मुझे बताइएगा, मैं जरा आपको हिंट देता हूँ। दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय क्यों दर्शाती है, पहले मुझे इसका आंसर दीजिए। क्योंकि दोनों का मानक समय एक ही है, 82.5 डिग्री 30 मिनट, अभी भी मानक समय दोनों जगह का एक ही है, इसलिए दोनों जगह समय एक ही दर्शाती है। लेकिन वहाँ के सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर क्यों होता है, क्योंकि अक्षांतरीय विस्तार दोनों का अलग अलग है, देशांतरीय विस्तार दोनों का अलग अलग है, देशांतरीय विस्तार दोनों का अलग अलग है। एक भारत के बिल्कुल पूर्वी छोर पर है, एक भारत के बिल्कुल पश्चिमी छोर पर है। अब आप उसके बारे में बताइए अपने शब्दों में लिखकर। हो सकता है पहली बार में आप नहीं लिख पाएँ, लेकिन कोशिश तो करेंगे ना। कई सारे लोगों को ये फोबिया होता है कि मैं पहली बार लिखूंगा या लिखूंगी, लेकिन सबसे बेस्ट लिखूंगा। वो शुभ दिन फिर कभी आता ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी प्रयास किया ही नहीं। एक ही दिन में कोई विराट कोहली नहीं बन सकता है गुरु, उसके लिए 30 साल की तपस्या लगती है, ठीक ना। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ है। अभी अभी मैंने आपको ढेर सारा लेक्चर दिया है। क्या लेक्चर दिया है कि यूरोप को अगर दक्षिण एशिया से जोड़ना है तो वो काम आएगा, अरब को, अरेबियन देश जो तेल वाले देश है वहाँ से अगर चीन जापान जुड़ना चाहते तो वो काम आएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका जोड़ना चाहता है तो वो काम आएगा, सेंट्रल एशिया। अब आप सुनिए, आपको थोड़ा सा और मैं डीप ले जाता हूँ। कहाँ डीप ले जाता हूँ, चलिए ऊपर ही दिखाता हूँ मैं, सुन लीजिएगा। चैप्टर ख़त्म हुआ है, लेक्चर नहीं ख़त्म हुआ है। देखिए ये है सेंट्रल एशिया, इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल एशिया। यहाँ पर बहुत सारे स्थान हैं, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, बहुत सारे स्थान हैं। तो पाकिस्तान की तो सीमा जल से लगती है, बाकी किसी स्थान की सीमा जल से नहीं लगती है। और सारे स्थान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सब के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। तो भविष्य में हम अगर इन देशों को, अगर पीओके पाकिस्तान के थ्रू हम एक रोड बनाए, अच्छा रिलेशन हो जाए, तो हम इनको यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनको इधर से जोड़ सकते हैं, समुद्र के लिए, इनके लिए रास्ता बना सकते हैं। या हमने एक बनाया भी है, कहाँ से हमने बनाया है, हमने अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान से चाबहार पोर्ट ईरान तक हमने एक रेल मार्ग को विकसित किया है, और इन देशों को बोला है कि आप अफ़गानिस्तान के थ्रू, चाबहार के थ्रू जुड़ जाइए, जिससे पाकिस्तान पर उनकी निर्भरता ही ख़त्म, पाकिस्तान पर उनकी निर्भरता ख़त्म। तो ये भी तो हम हिंद महासागर में होने के कारण ही एक बेनिफिट उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड का मतलब होता है वैसे देश जिनकी समुद्र से सीमा नहीं लगती है, उनको अगर हम दुनिया तक पहुँचाना चाहेंगे तो उनको हम कैसे पहुँचा सकते हैं, इस प्रकार से पहुँचा सकते हैं, अपने थ्रू नहीं तो अफ़गानिस्तान और ईरान के थ्रू हमने उनको पहुँचाने में मदद किया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ठीक है। चाबहार पोर्ट जो हम बना रहे थे ईरान में, उसका पहला मकसद ये भी था कि भाई अफ़गानिस्तान के थ्रू हम सेंट्रल एशिया तक पहुंच बना लें। यहाँ गुजरात से चाबहार कुछ ही थोड़ी सी दूरी पर, ज़्यादा दूरी नहीं है, और यहाँ से डायरेक्ट हम स्थान तक पहुंच जाएंगे सारे। तो आपको अब हिंद महासागर भारत की स्थिति का क्या फ़ायदा हो रहा है ये ज़रा लिखिएगा कि आर्थिक रूप से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। इसको अगर इसको जोड़ना है तो भी हम बीच में आ रहे हैं, इसको अगर इससे जोड़ना है इधर से तो भी हम बीच में आ रहे हैं, किसी को भी जोड़ना हो तो बीच में हमारी स्थिति है, ठीक है। अब लिखिएगा, आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, पहला लेक्चर समाप्त कर दिया। इसका अगला लेक्चर क्या होगा देख लेते हैं। अगला लेक्चर भाई बता तो दूं, ये सब लिखने की ज़रा कोशिश कीजिएगा क्या सब है ये। भारत का भौतिक स्वरूप अगले लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में पढ़ाऊंगा मैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।